हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। सो आज के सेशन में हम आपका क्या पढ़ने वाला है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्टली वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपने इतना डिमांड किया कि मैम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें प्लीज पढ़ा दो, तो फाइनली हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये पूरा का पूरा चैप्टर ना आपका लगता है स्टूडेंट्स को कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ये डिफिकल्ट जब तक है जब तक आप इस चैप्टर को ना थोड़ा विजुअलाइज करके नहीं पढ़ोगे। आप सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ रहे हो एंड उसको सोच रहे हो कि हाँ मैं इन सब चीजों को मेमोराइज कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इस चैप्टर में, क्योंकि जब तक आप इन चीजों के एनिमेशंस नहीं देखोगे तो आपके माइंड में नहीं सेट होने वाला है चैप्टर। तो हमेशा याद रखना, इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो कुछ एनिमेशंस देख लो उससे पहले। अब यूट्यूब पे बहुत सारी एनिमेशन अवेलेबल होती है, तो कोई भी अगर आप पार्ट पढ़ रहे हो, सपोज आप नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ोगे, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, आप उसकी पहले एक एनिमेशन देख लो एंड एनिमेशन देखने के बाद आप अपने नोट्स देखो। सेम चीज आपका ब्रेन के लिए अप्लाई होगी। अगर आप ब्रेन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैम सेरिबेलम पार्ट, सेरिब्रम पार्ट, हमें नहीं समझ में आता कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेम चीज सभी के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी यही होता था स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ती थी इस चैप्टर को। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, एनिमेशंस पे थोड़ा अपना फोकस ज्यादा किया, जिसकी वजह से ना कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर में सबको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एक बेसिक से एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो मैंने ना आपको हैंड पे पिन किया। ठीक है, आपको जैसे ही मैंने पिन किया तो अचानक से आप क्या करोगे, अपना हैंड पीछे लेके जाओगे, तो आपको पेन भी फील होगा इस टाइम पे एंड आपका जो हैंड का मूवमेंट है वो खुद से होगा। अब ये तो नहीं ना कि आपको मैंने ऐसे पिन किया तो आप सोचोगे कि हाँ मुझे पिन किया है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे अब हैंड पीछे लेके जाना चाहिए। वो रैंडमली होता है। तो रैंडमली प्रोसीजर क्यों होता है आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूरल सिस्टम। बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सिस्टम है, अगर बाहर से कोई भी स्टिमुली आ रही है, जैसे मैंने आपको पिन किया तो वो क्या एक स्टिमुली है ना, जैसे ही स्टिमुली किया तो आपकी स्किन ने उसको सेंस किया एंड सेंस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो सेंसरी न्यूरॉन्स आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे। अभी सेंसरी न्यूरॉन वर्ड पे भी ध्यान रख दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जैसे ही आपको बाहर से कोई स्टिमुली मिली या फिर अचानक से आपका आयरन के ऊपर हाथ लग जाता है, ठीक है, या फिर आप किचन में खड़े हैं, किचन में कोई किसी भी गर्म चीज के ऊपर आपका हाथ लग जाता है, तो अचानक से आप हाथ पीछे पुल करते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इसी के अंदर आएंगे। तो वो अचानक से जो होता है कि कैसे आपको पता लगा कि हाँ मुझे इस टाइम पे क्या करना है, तो वो चीजें आपका पूरा ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे ही आपको बाहर से स्टिमुली फील हुई, आपने अचानक से क्या किया, अपनी बॉडी मूवमेंट, अपना हैंड का मूवमेंट किया। तो वो मूवमेंट के लिए आपको पता कैसे लगा, ऑर्डर कहाँ से आया, तो वो ऑर्डर आता है आपका ब्रेन तक। अब आप बोलोगे मैम कि मुझे फील तो हैंड पे हो रहा है, ऑर्डर ब्रेन कैसे कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है क्योंकि जैसे ही आपके हैंड पे कुछ फील हुआ तो हैंड से एक न्यूरॉन ट्रांसमिट हुई आपके ब्रेन तक। हैंड से ब्रेन तक एक न्यूरॉन ट्रांसमिट हुई, फिर उस न्यूरॉन ने क्या मीन्स आपके ब्रेन ने क्या किया, उस न्यूरॉन को ऑर्डर दिया कि इस टाइम पे आपको क्या करना होगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि आपको अपना हैंड पीछे पुल करना है। अब देखो मतलब, अगर मैं प्रोसीजर सोचूं कि पहले सेंसरी न्यूरॉन जाएगी फिर वापस से कोई एक ऑर्डर लेके आएगी न्यूरॉन, तो इसमें टाइम लगना चाहिए ना। क्या ऐसा होता है कि आपका आयरन के ऊपर हाथ टच हुआ तो आप वेट कर रहे हो कि कब मेरा ब्रेन ऑर्डर देगा एंड कब मैं हैंड पुल करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है। ये नहीं कि कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर ही आपके प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम आपको इसका पढ़ेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लोअर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद आएंगे हम हायर ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन न्यूरल कंट्रोल के अंदर। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ आपको ये याद रखना है, सबसे पहले होती है आपकी स्पंजीज। स्पंजीज कौन से फाइलम के अंदर आती है, कौन से फाइलम में आती है स्पंजीज, वही पैरा के अंदर। तो स्पंजीज जो होती हैं इनके पास कोई भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होती है, दे डोंट डू नॉट हैव एनी न्यूरल सिस्टम, के पास कोई न्यूरल सिस्टम नहीं होगा। तो इस चीज को आप राइट डाउन कर सकते हैं, डू नॉट हैव न्यूरल सिस्टम, कोई न्यूरल सिस्टम इनके पास प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपका हाइड्रा का। ठीक है।
अब हाइड्रा के अंदर क्या आता है, हाइड्रा के पास न्यूरल सिस्टम होता है बट बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव मीन्स पुराने टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइड्रा हैज प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम। इसके पास हुआ आपका प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम। ये तो हो गई आपकी लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने आपका क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम आपका पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एंड अपने जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो आपके नीट एग्जाम के लिए जरूरी है वो भी हम आपका पढ़ते हैं। चलो देखो, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बनाने के लिए आपके जो ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन सिस्टम है उनको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करना बहुत जरूरी है। एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करना बहुत जरूरी है। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organs interact and complement the function of one another। देखो कोऑर्डिनेशन का ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, सभी ने अपने घरों में आंट्स देखी है, चींटियां। ये एक चींटी है, अरे बड़ी अजीब सी बन गई है, अच्छे से बनाता है। कोई सोच सकता है हम यहाँ पे चींटी का कौन सा एग्जाम्पल लेंगे। ये एक चींटी है, ठीक है। अभी इसके सामने एक और चींटी है। हमेशा देखा ना चींटी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है आपका, कभी भी ऐसे देखा कि एक चींटी लेफ्ट साइड में जा रही है एक राइट साइड में जा रही है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एग्जाम्पल क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का कि क्यों हमेशा जो पीछे वाली चींटी है वो आगे वाले को फॉलो करे। मीन्स एक लीडर होता है उनके आगे का, एंड वही लीडर के सामने वो चलती जाती है। जिस डायरेक्शन में आपका लीडर जाएगा उसी डायरेक्शन में बाकी पीछे की सारी चींटियां जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है कि जो आपका लीडर चींटी जो होती है, लीडर आंट जो होती है, वो अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन। अगर हमेशा कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देना है तो चींटियों का एग्जांपल देना, क्योंकि चींटियां हमेशा एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती है। वो क्यों वर्क करती है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली चींटी है ये हमारी, और ये है हमारी सेकेंड नंबर वाली चींटी, हमेशा फर्स्ट और सेकंड दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में ही वर्क करेंगे। मीन सेकंड वाली हमेशा फर्स्ट को फॉलो करेगी, जिस डायरेक्शन में फर्स्ट जाएगी उसी डायरेक्शन में आपकी सेकंड जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाली ने अपने अंदर से रिलीज किया हार्मोन फेरोमोन, एंड उसी को फॉलो करेगी, उसी को सेंस करेगी सेकंड वाली चींटी, एंड उसी डायरेक्शन में वो चलती जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। मींस फर्स्ट वाली चींटी और सेकंड वाली चींटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है एंड फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, वही फेरोमोन रिलीज कर रही है, उसको सेंस कर रही है। पीछे वाली जितनी भी चींटी है वो सब सेम काम करने वाली है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन समझ में आया। सेम चीज ऐसे ही है कि हमारा हार्ट भी एक कोऑर्डिनेटेड, सॉरी हार्ट नहीं में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आप हार्ट ले सकते हो, आपके लंग्स ले सकते हो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है। आप फूड खा रहे हो, पहले आपके इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस के बाद कहाँ पे जाते हैं, वो आपके स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही आपको फ्लो करता है, नहीं करता है। अगर ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होते, आपस में इंटरेक्टिव नहीं करते, तो क्या डाइजेशन पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था ना। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना आपकी लाइफ में भी और आपके बॉडी ऑर्गन्स में भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। आप एक्सरसाइज करते टाइम क्या काम करते हैं, आपकी जो मसल्स की एक्टिविटीज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन चाहिएगी। अभी देखो आप एकदम रिलैक्स बैठे हो, अपने रिलैक्स आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते टाइम आपको एक नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिएगी। लेकिन अगर आप कहीं पे रन कर रहे हो तो रन करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी ना, एज कम्पेयर टू अगर आप रेस्टिंग स्टेज में हो।
तो वहां पे आपको कम ऑक्सीजन चाहिए, बट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी क्या होगी, ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है ना कि वो काफी टाइम बाद जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसके बाद उनको क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, थाइज में, हैंड्स में, लेग्स में। वो क्रैम्प्स क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन उनके मसल्स को नहीं मिल पाती है। तो उनके वहां पे फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनारोबिकली ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड कहीं भी एसिड बनेगा तो प्रॉब्लम तो कोज होगी। तो उस टाइम पे वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन फील होता है, मस्कुलर पेन फील होता है। तो हमेशा चलो अपने पॉइंट पे ही आता है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज तो एनर्जी डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज को इंक्रीज कराने के लिए। सो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज होगी, राइट। सो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिएगी तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। आपकी हार्ट बीट्स भी बढ़ जाएंगी, आपका ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी, तो इट मीन्स आपका जो हार्ट है, आपके जो लंग्स हैं, वो कोऑर्डिनेटेड वे में मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है कि हाँ उसको भी क्या करना है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना है, तो सेम चीज आपके हार्ट पे भी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इट मीन्स आपके जो ऑर्गन्स है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है। क्लियर। When physical exercises stop, the activities of nerves, lungs, hearts and kidney gradually return to their normal condition। हो जाता है नहीं हो जाता है, आपने एक्सरसाइज की उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट में आ गए, तो उसके बाद आपकी जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है सब नॉर्मली आ जाती हैं। Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercises। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आपको इन सारे फंक्शंस की, इन सारे ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग की जरूरत होती है। सो इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion में ये आपका फंक्शन कर पाए। क्लियर। अब चलो ना अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आपका आखिरकार न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर होता क्या। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स control and coordination of various body functions through neurons। न्यूरॉन्स क्या होती हैं, कैसे फंक्शन करती है, वो सब आपका आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इतना देखना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की हेल्प से वो आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इतना समझ में आया, बॉडी आपकी कोऑर्डिनेटेड क्यों होनी चाहिए, कैसे वो कोऑर्डिनेटेड रहती है एंड किसके थ्रू वो कोऑर्डिनेटेड रहती है, न्यूरॉन के थ्रू कोऑर्डिनेटेड रहती है। क्लियर। अब देखो, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी के अंदर एक क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए जो न्यूरल सिस्टम वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है, ठीक है। तो द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, जो हम इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम जो अपना हॉर्मोन्स रिलीज करके फंक्शन करता है, वो एक केमिकल इंटीग्रेशन। हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स आर यू केमिकल मैसेंजर्स। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कैसे न्यूरल सिस्टम है, कैसे वो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड रखता है। मेनली जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वही सीखने वाले हैं कि कैसे सबसे पहले तो देखो न्यूरॉन्स के बारे में हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स होती कैसे हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखेंगे वो फंक्शन कैसे करती है, कैसे हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड रखती है, उसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन करने का, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस सिनेप्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। फिर रिफ्लेक्स, ये हमारा होने वाला है आज के चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस,
आप देखेंगे हम आपका कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, ये हमारा पूरा आज का चैप्टर रहने वाला है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? वैसे अभी तक हमने कुछ नया सीखा नहीं है, ये सारी चीजें बच्चों वाली है, आपको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड रहती है। डन यहाँ तक? चलो फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब स्टार्ट करते हैं हम आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ। सपोज ये मैंने आपका बनाया, ये डायग्राम कौन सा हो सकता है? एनी आइडिया? अब बोलोगे मैम ये हो सकता है हमारा CNS। CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ध्यान रखना है, देखो अगर मैं बात करती हूँ तो हम आपके न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका CNS और एक होता है आपका PNS। लिख लेते हैं इसको, CNS एंड आपका PNS। CNS होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल या फिर आप न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हो। एंड PNS को आप बोलोगे पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। अब देखो CNS के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है, दो चीजें आती हैं। क्या क्या? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके यहाँ पे दो चीजें आती हैं। तो मैंने यहाँ पे CNS बनाया, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा? बताओ जल्दी से। तो ऊपर वाला पार्ट होगा आपका ब्रेन, क्लियर। अब नीचे वाला पार्ट क्या होगा आपका? ये होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। बना दिया हमने इसको। तो सेंटर में होगा, जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर आपके दो पार्ट्स आएंगे, ब्रेन। आई थिंक कुछ वीडियोस में इश्यू हो गया था, अभी सॉर्टेड। चलो अब हम क्या देख रहे थे यार? आपका CNS में मैंने आपको बताया जो सेंटर में प्रेजेंट होगा आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कोड। ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आपके स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन। यहाँ तक बताओ चीजें क्लियर हुई है नहीं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ में आ गया है, अब ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? अब